अगर आपका अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया, आपने खुद से ही यही डिसाइड कर लिया कि नहीं ये मेरे से नहीं होने वाला, तो फिर ये कभी नहीं होगा। अभी बच्चे मुझे फ़ोन करते हैं कि सर कट ऑफ कितनी गई, कट ऑफ के कितना क्रॉस करना पड़ेगा। जो देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी वेरी फ्रैंक, अगर आप कट ऑफ की बात करते हो ना, आप सोचते हो कि कट ऑफ इतने लेवल तक गई, हमें कट ऑफ क्रॉस करनी है, फिर इस एग्ज़ाम को भूल जाओ। अगर वो जिंदा है ना, फिर आप कुछ भी पॉसिबल है, फिर कर जाओगे, फिर कोई नहीं रोकने वाला। और इस बार जैसे ही रिज़ल्ट आया, सबसे पहले उन्हीं का मैसेज मुझे आया कि सर इस बार मेरा JRF हो गया। डिफ़िकल्ट तो उसके लिए होता है जिसने प्रिपरेशन अच्छे से की नहीं है, जिसने अच्छे से पढ़ाई की है, जिसको पता है सामने क्वेश्चन आपके आ गया, क्वेश्चन का आंसर आपको पता है, तो वो तो आपके लिए डिफ़िकल्ट है ही नहीं। जी, स्वागत है आप सभी का स्टडी हमारे साथ चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र सिंह। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले तो उन सभी स्टूडेंट्स को, जिन स्टूडेंट्स का नेट हुआ है या फिर JRF हुआ, उन सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो। सबके एफर्ट्स आपके काम आए, आपकी मेहनत रंग लेके आई, आपने बहुत अच्छे से मेहनत की। सचमुच आप डिज़र्व करते हो उस रैंक को, उस सर्टिफिकेट को, जिसके लिए आपने लगातार कितने दिनों से, कितने महीनों से बहुत डेडिकेशन से मेहनत की है। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में मैं उन बच्चों के लिए आया हूं जिन बच्चों का कुछ परसेंटेज से, कुछ परसेंटाइल की वजह से, कुछ मार्क्स की वजह से JRF रुक गया या फिर नेट रुक गया। कुछ इम्पॉर्टेंट बातें आज आपके साथ करूंगा, क्योंकि अगर आप अपनी स्ट्रेटजी में, अपनी प्लानिंग में कुछ चेंजेस लाते हो, तो अगले बार एग्ज़ाम जब आएगा ना, नेक्स्ट टाइम जब एग्ज़ाम आएगा, तो आप उसमें डेफिनेटली कर जाओगे। कोई रोकने वाला नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि आपका एग्ज़ाम रुकेगा, किसी भी कारण से नहीं रुकेगा। एक हमारे बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, शिव कुमारी रघुवंशी। उन्होंने पिछली बार अटैम्प्ट दिया था अक्टूबर वाला। उसमें क्या हुआ था कि उनका 0.1 परसेंटाइल की वजह से, उन्होंने मुझे उस समय भी शेयर किया था कि सर मेरा 0.1 परसेंटाइल की वजह से JRF रुक गया। तो उन्होंने उसी दिन मुझे कहा था कि सर इस बार यदि मेरा रुक गया है तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में मैं डेफिनेटली कर ले जाऊंगी। और इस बार जैसे ही रिजल्ट आया, सबसे पहले उन्हीं का मैसेज मुझे आया कि सर इस बार मेरा JRF हो गया। अब डिपेंड करता है, देखो, उस बच्चे ने सोचा कि मैंने करना है, तो उसने नेक्स्ट अटेम्प्ट में अपने आप को प्रिपेयर किया, जो गलतियां उसने की उनको आइडेंटिफाई किया, उनको इम्प्रूव किया, और नेक्स्ट अटेम्प्ट आया, JRF फाइनल हो गया। ऐसा ही एक और केस है अर्पित, उनका भी सेम केस था। कुछ पॉइंट्स की वजह से उनका JRF रुका, और अभी जो अटेम्प्ट हुआ है उसमें उनका भी JRF हो गया। मैं इन बच्चों की स्ट्रैटेजी, इन बच्चों की बात क्यों कर रहा हूं? इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इन्होंने अपनी गलतियों को देखा। इन्होंने देखा कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जिनको हम बार बार दोहरा रहे हैं, बार बार उसके ऊपर हम काम नहीं कर रहे हैं, तो उनके ऊपर थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत है। दो तरीके होते हैं, या तो आप खुद से अपनी गलतियों को एनालिसिस करो, या तो खुद से आप देखो कि आपकी मिस्टेक्स क्या हैं, आप उनको खुद अमेंड कर लो, या कोई मेंटर या टीचर या कोई आपका जो भी चाहने वाला है, जो आपको वॉच कर रहा है, जो आपको देख रहा है, वो आपकी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करके आपको बताए कि आप ये काम मत करो। अगर आप उन चीज़ों को अमेंड कर लेते हो तो फिर आपका रिजल्ट डेफिनेटली अच्छा हो जाता है। इस बार भी ऐसा ही हुआ, बहुत सारे बच्चों का JRF हुआ, नेट हुआ। मैं यहाँ पर कोई एडवर्टाइज नहीं करने आया हूँ कि हमारे चैनल से इतने बच्चों का हो गया। हमारा काम है आपको बेसिकली मेंटर करना, आपको गाइड करना, आपको ये बताना कि आपने ये चीज़ करनी है, क्योंकि हमने जो गलतियाँ खुद से की हैं, जो गलतियाँ हम कर करके यहाँ तक पहुँचे हैं, हम चाहते हैं कि आप वो गलतियाँ ना दोहराएँ। हम वो चाहते हैं कि आप वो काम ना करें जो काम करने से आपका टाइम जा रहा है, आपकी एनर्जी जा रही है, आपका बहुत ज़्यादा मेंटल लेवल नीचे जा रहा है, तो वो चीज़ें आप ना करें तो अच्छा है। इस JRF की जर्नी में आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, जिनके ऊपर आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है, जो आपने कोशिश करनी है उनको अवॉइड किया जाए, जितना ज़्यादा अवॉइड कर सकते हैं। एक स्टूडेंट और है जिनकी मैं स्ट्रैटेजी, जिनके बारे में आपके साथ जरूर शेयर करना चाहता हूँ। उनका नाम है प्रद्युम्न। उन्होंने पिछली बार नेट में JRF क्वालिफाई किया था। आप सोचकर देखो, एक बच्चा जो नेत्रहीन है, जिसको दिखाई नहीं देता, जिसको ये मुश्किल हो रही है कि उसने जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितनी भी टेक्नोलॉजी है जिसका वह इस्तेमाल कर सकता है, उसको करने में भी उसको मुश्किल हो रही है। वो बच्चा मास्टर्स करते समय, अभी उसकी मास्टर्स कंप्लीट नहीं हुई, अगर वो बच्चा JRF ले सकता है तो हम क्यों नहीं ले सकते? आप इमेजिन करके देखो
कितनी मुश्किल होती होगी उस बच्चे को, कि उस बच्चे ने कितने एफर्ट्स किए होंगे। अब ये सोचो कि उसकी मेंटल लेवल कितना हाई होगा, कितना उसने डेडिकेशन से अपने आप को प्रिपेयर किया होगा कि मैंने ये काम, मैंने ये जॉब करनी है, मैं इसलिए बना हूँ, जेआरएफ मैंने लेना है। अगर किसी का एक बार नहीं होता, दूसरी बार वह अच्छे से प्रयास करता तो उसका हो जाता है। ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूं कि जिन बच्चों ने पिछली बार जिनका नहीं हुआ था उनका इस बार हो गया है। तो आपका यदि इस बार नहीं हुआ है तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपका जरूर होगा। जरूरत है आपको अपनी थोड़ी सी स्ट्रैटेजी चेंज करने की, थोड़ी सी प्लानिंग चेंज करने की। अगर आपने अपनी स्ट्रैटेजी में, अपनी प्लानिंग में, अपने टाइम टेबल में कुछ चेंजेस कर लिए जो आपको लगता है कि आपकी वो वीकनेसेस हैं, चाहे आप पेपर 1 में थोड़े कम मार्क्स ले रहे हो, पेपर 2 में कम मार्क्स ले रहे हो, आपको पता है, आप सबसे पहले अपने इसी साल के जो क्वेश्चन पेपर अभी हुआ है उसको पहले आप डाउनलोड करो। अगर नहीं किया तो हमारे टेलीग्राम पर आपको मिल ही जाएगा। उस क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करके देखो कि आपके कौन से क्वेश्चन ऐसे थे जो गलत हो गए और क्यों गलत हो गए, आपने ऐसा क्या था जो आपने पढ़ा नहीं। अभी आप देखोगे कि पेपर 1 का लेवल धीरे 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 बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता जा रहा है। पहले जब क्वेश्चन पेपर्स आते थे, पेपर 1 में जो 10 सेक्शन होते थे उसमें पहले से डिसाइड होता था कि 5-5 क्वेश्चंस आएंगे और ये वाले क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड होते थे, मैक्सिमम क्वेश्चंस बच्चे वो कर ले जाते थे। लेकिन ऐसा अब नहीं हो रहा है। अब पेपर 1 भी उतना ही डिफिकल्ट हो रहा है और वहीं पेपर 2 तो बहुत ही डिफिकल्ट हो गया। अब बच्चा जब एग्जाम दे के आता है सबसे पहले उसकी यही कंप्लेंट होती है कि सर क्वेश्चंस पता नहीं कहाँ से आ गए, उसका लेवल काफ़ी डिफिकल्ट था, मॉडरेट था, डिफिकल्ट लेवल था। ये सब कैलकुलेशन करना डिफिकल्ट तो उसके लिए होता है जिसने प्रिपरेशन अच्छे से की नहीं है, जिसने अच्छे से पढ़ाई की है, जिसको पता है सामने क्वेश्चन आपके आ गया, क्वेश्चन का आंसर आपको पता है, तो वो तो आपके लिए डिफिकल्ट है ही नहीं। फिर आप उसको डिफ़िकल्टी की कैटेगरी में कैसे डाल सकते हो? पहला काम आपने ये करना है कि अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करिए और कुछ मत करिए। सबसे पहले ये देखिए कि आपने इस बार कौन कौन सी मिस्टेक्स की है जो आपने अगली बार दोहरानी नहीं है। दूसरा काम आपने करना है कि सबसे पहले आप अपना जो विज़न लेके चले थे ना, जब आपने सोचा था कि आप जेआरएफ क्यों करना चाहते हो, नेट क्यों करना चाहते हो, वो वाला क्यों वाला विज़न आपके दिमाग में होगा ना। आप टीचर बनना चाहते हो या फिर प्रोफेसर, लेक्चरर, पीएचडी करना चाहते हो, रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हो, अगर वो वाला दिमाग में आपके मोटिव है ना, जो टारगेट है, अगर वो जिंदा है ना, फिर आप कुछ भी पॉसिबल है, फिर कर जाओगे, फिर कोई नहीं रोकने वाला। अगर आपने अपना वाही, जो आपका क्यों आपके अंदर उस समय जो पैदा हुआ था जब आपने इस एग्ज़ाम के बारे में सोचा था, जब वही आपका स्टैंड नहीं कर रहा है तो फिर मुश्किल है। पहली बात, आप अपना गलतियों को आइडेंटिफाई करो। दूसरा, आप अपने क्यों आए थे इस एग्ज़ाम के लिए, क्यों चाहते थे इस एग्ज़ाम में आप घुसना, क्यों सोचा था कि आप बुक्स उठाओगे और नेट या फिर जेआरएफ करोगे, वो वाला टारगेट अपने दिमाग में फिर से फ्रेम करो, फिर से उसके ऊपर फोकस करो, सोचो कि मैं क्यों यहाँ पर आया था या आई थी। फिर आपका नेट और जेआरएफ आराम से हो जाएगा। बाकी सोचने वाली बात यह है कि हर साल लाखों बच्चे अपीयर्स होते हैं, उनमें से तो कुछ बच्चे ही इसको क्वालिफाई कर पाते हैं ना, क्योंकि यूजीसी ने अपना क्राइटेरिया बना रखा है, उस लेवल को टच करना पड़ता है। अभी बच्चे मुझे फ़ोन करते हैं कि सर कट ऑफ कितनी गई, कट ऑफ के कितना क्रॉस करना पड़ेगा। जो देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी वेरी फ्रैंक, अगर आप कट ऑफ की बात करते हो ना, आप सोचते हो कि कट ऑफ इतने लेवल तक गई, हमें कट ऑफ क्रॉस करनी है, फिर इस एग्ज़ाम को भूल जाओ। यहाँ पर है, यदि आपने टारगेट यहाँ बनाया तो उसको क्रॉस करने के लिए आप यहाँ तक सोचोगे ना, आपका मेंटल लेवल तो यहाँ तक काम करेगा। अगर आपने टारगेट यहाँ तक बनाओ, आपने टॉप करना है, यदि आपने टॉप करना है तो टॉप करोगे तो तभी आपका टारगेट वहाँ तक होगा, आपका मेंटल लेवल वैसा होगा, आप सोच भी वैसा पाओगे, आपकी तैयारी भी वैसी रहेगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर आपने उस लेवल तक की पढ़ाई करनी है ना, तो उसके लिए आप अपना मेंटल स्टेटस वहाँ तक लेके जाओ। कभी मत सोचो कि ये वाला कट ऑफ इतना गया था, इस बार कट ऑफ इतना गया, मुझे कट ऑफ क्लियर करना है। कट ऑफ को टारगेट बनाओगे तो ये एग्ज़ाम कभी भी क्वालिफाई नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। हमें टॉप करना है, क्योंकि जो टॉप करेगा वही जेआरएफ लेगा, ठीक है। और चौथी बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम हमेशा से पेपर 1 को बहुत इग्नोर करते हैं। पेपर 1 इस बार भी बहुत बड़ा रोल प्ले करके गया है, अगली बार भी करेगा। पेपर 1 में यदि आपके मार्क्स 30 क्वेश्चन से ज़्यादा ठीक होते हैं ना, तो समझ लो आपको जेआरएफ मिल जाएगा। जेआरएफ आपका पेपर 1 डिसाइड करता है। अगर आप केवल पेपर 2 के सहारे बैठे रहोगे, जो भी आपका पेपर 2 है, पेपर 2 को यदि आप कर लोगे, पेपर 1 में आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो नेट हो सकता है, लेकिन जेआरएफ आपका
कुछ नंबर से छूट जाएगा, फिर आप वही साइकिल में फंस जाओगे। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिए कि पेपर 1 को आप अच्छे से करो। उसके 10 सेक्शन हैं, 10 सेक्शंस को अच्छे से करो। हर एक सेक्शन के ऊपर अपनी कमांड बनाओ, जो भी आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, चाहे आपका मैथ अच्छा है, रीजनिंग अच्छी है, डीआई आप अच्छा कर सकते हो, पैराग्राफ आप अच्छा कर सकते हो, तो उसको अच्छे से करो। जो सेक्शन आपका वीक है उसको आप थोड़ा सा स्किप कर दो। कोशिश करो 30+ क्वेश्चन आपके ठीक होने चाहिए पेपर 1 में। अगर पेपर 2 आपका बहुत अच्छा है, कहीं आपका पेपर 1 नीचे चला गया ना, तो तब भी आपका नेट होगा, जेआरएफ फिर नहीं होगा। दोनों पेपर को अच्छे से करना पड़ेगा। मैंने देखा बहुत बच्चे ऐसे कहते हैं कि सर पेपर 1 को इतना ज़्यादा जरूरत है नहीं, क्योंकि 40% का उन्होंने क्राइटेरिया बना रखा है, उसको क्वालिफाई करना होता है। तो दोनों पेपर को मिला करके ये सब चीज़ें ना, यूजीसी के रिजल्ट को आप देख लो, सब ऐसे की ऐसे धरी रह जाती हैं। पेपर 1 में जब तक आपका अच्छा स्कोर नहीं है, आप जेआरएफ नहीं कर सकते। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। पेपर 1 की अच्छे से प्लानिंग करो, अच्छे स्ट्रैटेजी बनाओ। वहीं पेपर 2 के लिए क्या होता है कि जैसे ही हम कुछ मार्क्स की वजह से रह जाते हैं, हम क्या करते हैं, या तो हम टॉपर्स की वीडियोस देखते हैं, या हम किसी टीचर्स को फॉलो करते हैं, और टीचर्स को जो भी वो बुक लिस्ट हमें बताते हैं कि आप ये वाली बुक पढ़ लो, ये वाली बुक पढ़ लो। हम इतनी सारी बुक्स इकट्ठी कर लेते हैं, इतना सारा मटेरियल इकट्ठा कर लेते हैं कि कोई भी बुक को हम पूरी तरह पढ़ ही नहीं पाते। वही सबसे बड़ी हमारी गलती होती है। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हमें वहीं से शुरू होता है, जब हमारे पास बहुत ज़्यादा बुक्स इकट्ठी होती हैं, पढ़ी कोई भी नहीं जाती। ठीक है ना, तो उसी वजह से हमारी रिवीजन नहीं होती। रिवीजन नहीं होती तो हमारे एग्ज़ाम में फैक्ट जो होते हैं वो गलत होते हैं। जितने ज़्यादा अच्छे से रिवाइज करके आप जाओगे, जितना ज़्यादा अच्छे से एमसीक्यू की प्रैक्टिस करके जाओगे, उतना ही आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, चाहे आपका किसी भी सब्जेक्ट से पेपर है। इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने का केवल एक तरीका है, अच्छे से अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करो, उसके बाद अच्छे से रिवीजन करो और मैक्सिमम प्रैक्टिस क्वेश्चन लगा के जाओ। जितने ज़्यादा लगा सकते हो उतने लगाओ। टेस्ट सीरीज़ आप, बहुत सारे टीचर्स टेस्ट सीरीज़ वगैरह लॉन्च करते हैं। मैं टेस्ट सीरीज़ को किसी को भी मैं प्रेफर नहीं करता। अगर आपके अंदर पढ़ने का शौक़ है, अगर आपको लगता है कि आपको स्टडी करना अच्छा लगता है, आपको बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, तब इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने से आपको कोई रोक नहीं सकता। खुद से अपनी बुक्स को पढ़ो, खुद पढ़ोगे जब, तब उतना ही ज़्यादा आपके दिमाग में आएगा। क्योंकि अल्टीमेट गोल तो हमारा, या तो हम टीचर बनेंगे या फिर दूसरों को पढ़ाएंगे। जब पढ़ाएंगे नहीं तो रिसर्च फील्ड में जाएंगे, पीएचडी करेंगे, उसके बाद भी तो पढ़ाएंगे। तो हमें पढ़ना तो पहले पड़ेगा ना, फिर ही हम किसी को पढ़ा सकते हैं। इसीलिए अपने सब्जेक्ट के ऊपर कमांड बनाओ। ठीक है, उसके बाद सिंपल सी बात है, एक चीज़ दिमाग में कभी मत लेकर के आओ कि आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते। अगर आपका अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंस खत्म हो गया, आपने खुद से ही यही डिसाइड कर लिया कि नहीं, ये मेरे से नहीं होने वाला, तो फिर ये कभी नहीं होगा। फिर तो भूल जाओ कि आपको कोई मेरे जैसा टीचर आपको मेंटर कर दे, या फिर आपको मोटिवेट कर दे, या आप कितनी भी यूट्यूब पर आप मोटिवेशन वीडियो देख लो, तो कुछ नहीं होने वाला। अपने ऊपर खुद पर भरोसा रखना सबसे इंपॉर्टेंट है। खुद पर ये जब तक आपके अंदर से वाइब्स नहीं आएगी ना कि हाँ मैं कर सकता हूँ, हाँ मैं कर सकती हूँ, तो ये एग्ज़ाम आप कर ले जाओगे। इसको रोकने वाला कोई नहीं है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आकर देखिएगा, इस बार कितने सारे बच्चों ने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया। बहुत सारे बच्चों का जेआरएफ हुआ, नेट हुआ। यहाँ पर मैं कैलकुलेट करके तो नहीं आपको मैं बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं उनको एडवर्टाइज़ कर रहा हूँ। आप हमारे टेलीग्राम पर आ जाइए, आपको खुद से पता चल जाएगा कि कितने बच्चों का इस बार जेआरएफ हुआ या फिर नेट हुआ। जो मैंने आपको बातें बताई हैं, आपने एक एक बात को ध्यान में रखना है कि आपने इस बार अपनी तैयारी के लिए क्या करना है। क्या आपने सोचा है कि इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, क्यों करना है, वो आपका सबसे पहला प्राइम मोटिव होना चाहिए। किस तरह करना है, टाइम टेबल बनाओ, डिसिप्लिन में रहो। कट ऑफ को कभी मत सोचो कि कट ऑफ आपकी क्या रहेगी, क्या कट ऑफ को क्लियर करना है या नहीं करना है। नहीं, आपने सिर्फ टॉप करना है। टॉप वाले ही जेआरएफ लेते हैं, नीचे वाले को जेआरएफ नहीं मिलता, वो बाहर हो जाते हैं। आप, सिंपल सी बात है, यदि मान लो 100 बच्चा, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ कि यदि 100 बच्चा किसी एग्ज़ाम में बैठा है, तो उसमें से तो 94 तो बाहर हो जाएंगे, क्योंकि 6% को ही वह नेट देंगे। उसमें में ही आगे चलेंगे तो 1% को या फिर आधा % को, अब तो और भी कम कर दिया उन्होंने, उनको वो जेआरएफ अवार्ड करेंगे। तो ये मान के चलो कि 100 में से तो 94 बच्चे तो बाहर हो ही जाएंगे।
हमने टोटल 6% में आना है, हमें कट ऑफ का कोई लेना देना नहीं है। हमें 40% का मार्क्स जो क्राइटेरिया बना रखा है एनटीए ने उसको भी भूल जाओ कि हमें 40% मैंडेटरी है, उसमें हम उसकी लिस्ट में आएंगे। तो 40% तो यदि आप 40% को टारगेट बना के चलोगे तो फिर तो होगा ही नहीं, फिर तो पीछे ही रह जाएंगे हम बहुत। ठीक है, हम उन बच्चों के साथ आज भी खड़े हैं जिन बच्चों का नेट या फिर जेआरएफ नहीं हुआ। सिंपल सी बात है कि आप अपने आप को थोड़ा सा एवेल्युएट करो। अब समय आ गया है कि आप अपनी गलतियों को सुधारो। बस जो इंसान अपनी गलतियों को खुद से एक्सेप्ट कर लेता है वह उसी दिन उनको सुधारना शुरू कर देता है। सबसे पहले अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना सीखो। जब आप खुद से सीख लोगे कि हाँ मैंने ये गलती की थी, ये मेरी मिस्टेक है, इसको मैंने अमेंड करना है, इससे मुझे मेरा ये नुकसान हो रहा है, तो फिर आप उस एग्ज़ाम को, चाहे जीवन में कुछ भी हो, आप वहीं अपने आप को सक्सेसफुल पाओगे। अगर आपको लगता है कि आप अपनी गलती खुद एक्सेप्ट नहीं करते हो तो फिर बहुत मुश्किल होने वाली है। मैं आपको ट्रूली कह रहा हूँ, बिल्कुल बिना किसी हिचकिचाहट से कह रहा हूँ कि आपको अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करना होगा। सबसे और अंतिम बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप हमेशा से अपने आप को इस तरह से मत सोचो कि आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। अगर एक बच्चा जो प्रद्युम्न बच्चा है, जो आंखों से नेत्रहीन है, अगर वो कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। आपको रिसोर्सेज अपने कंसाइज करने पड़ेंगे, बुक लिस्ट अपनी कम से कम करनी पड़ेगी और मैक्सिमम रिवीजन करनी पड़ेगी। अब एग्ज़ाम कुछ ही दिनों बाद आने वाला है, जैसे अभी जून वाला एग्ज़ाम आने वाला है, तो जून वाले एग्ज़ाम को ही टारगेट बनाओ कि इसी को ही क्वालिफाई करना है, हमने दिसंबर वाले तक नहीं जाना है। अगर हम जून वाले को टारगेट बना के चलते हैं तो हमारे पास केवल 2 महीने का समय बचा है। 2 महीने को इस तरीके से डिवाइड करो कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, मैक्सिमम रिवीजन हो जाए। कोशिश करो कि जब आप एग्ज़ाम देने के लिए सोचते हो, तैयारी करने के बारे में सोचते हो, तो अपनी डिस्ट्रैक्शंस को कम करो। सोशल मीडिया को थोड़ी देर के लिए आप अवॉइड करो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। यदि आप कुछ दिनों के लिए अपने फ्रेंड के साथ, अपने दोस्तों के साथ चैटिंग नहीं करोगे, इंटरेक्शन नहीं करोगे, तो क्या है, बाद में सक्सेस होने के बाद वही आपको फॉलो करेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि जब तक आप उनको फॉलो करते रहोगे तो फिर रिजल्ट आपको फॉलो नहीं करेगा। इतनी सी बातों के साथ मैं आपको यहाँ से एंड करना चाहूँगा, क्योंकि जो बच्चों का इस बार नेट नहीं हुआ या फिर जेआरएफ नहीं हुआ तो जीवन नहीं खत्म हो गया, आगे बहुत अपॉर्चुनिटी हैं। आप ऐसा मत सोचो कि आप नहीं कर सकते, डिप्रेशन में मत चले जाओ, कुछ नहीं होता, सब काम होते हैं। अपनी एग्जांपल मैं देता हूँ, मेरा पहली बार नेट नहीं हुआ, पहले अटैम्प्ट में मेरे 2 मार्क्स से मेरा नेट नहीं हुआ। दूसरे प्रयास में मैंने फिर कोशिश की, नहीं हुआ। मैंने दोनों प्रयास को बैठ करके सोचा कि मेरे क्यों नहीं हो रहा, आखिर गलती कहाँ पर है, ऐसा क्या मैं गलत कर रहा हूँ जिस वजह से मेरा नेट भी नहीं हो रहा। जेआरएफ तो चलो मेरी एज नहीं थी उस समय, तो मैंने देखा कि जो मिस्टेक्स मैं कर रहा हूँ, मेरा बेसिक्स नहीं क्लियर है, मैंने एनसीईआरटी को अच्छे से नहीं पढ़ा, मैंने उसके नोट्स नहीं बनाए, मैंने मैक्सिमम रिवीजन नहीं की थी। जैसे ही मैंने अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई किया तो 3 बार लगातार मैंने नेट क्वालिफाई किया। अगर हम अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, हमें पता चल जाता है कि ये मेरी मिस्टेक्स हैं, हम उसको सुधार लेते हैं, तो फिर तो आराम से हो जाएगा ना। आप भी कर सकते हो, आप क्यों नहीं कर सकते? मैंने आपको एक एग्जांपल दी ना, यदि प्रद्युम्न जैसा बच्चा कर सकता है तो आप क्यों नहीं? अगर इस बार नहीं हुआ तो क्या हुआ, जीवन खत्म थोड़ी ना हो गया, अगली बार जरूर होगा। अपने ऊपर विश्वास रखो। अगर हमारी इस वीडियो से आपको कुछ मोटिवेशन मिलता है तो प्लीज़ इसको शेयर जरूर करना, लाइक भी कर देना, ठीक है? अपना ख्याल रखिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए। इस बार नहीं हुआ तो अगली बार जरूर होगा। मिलते हैं किसी और दिन, किसी और वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।